ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पॉल साइंस। ठीक है, 4:30 बजे की क्लास है और मेरा नाम दिग्विजय है, जो आपका एजुकेटर है, जो ट्यूटर है। थोड़ी सी लाइट मैंने कम कर रखी है, थोड़ी सी लाइट बढ़ा देता हूँ तो मैं गोरा भी हो जाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको काला भी दिखाऊंगा। ठीक है जी। अ, हाँ, जीएस की क्लासेस सारी यहीं से कवर हो जाएंगी, सारी जीएस की क्लास। आप कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना जी। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले आज हम समझते हैं कि राज व्यवस्था। राज व्यवस्था इसी को आप कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो आपका विषय है ना पॉलिटी, इसको हिंदी में राज व्यवस्था कहा गया है। राज व्यवस्था, तो ये जो राज व्यवस्था है ना, इससे जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा होती है राज्य। राज्य जो है वह राज व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है। ठीक है, द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉलिटी इज स्टेट। अब राज्य है क्या? ठीक है, हमें राज्य समझना है। तो राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, एक ऐसी अमूर्त संकल्पना जिसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। राज्य का मतलब यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और ठीक है, इन प्रांतों से नहीं है, ये तो प्रांत है। राज्य से यहाँ पर आशय है कि एक ऐसी संस्था जहां पर सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती हो, ठीक है, उसे राज्य कहेंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया? समझाता हूँ आगे। ठीक है, राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है। तो राज्य व्यवस्था से जुड़ी, मैं लिख देता हूँ, राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा, सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या होती है? राज्य होती है, स्टेट होती है। स्टेट होती है, ठीक है? चलो, इस चीज को मैं लिख देता हूँ कि राज्य व्यवस्था से संबंधित, ठीक, संबंधित सबसे प्राथमिक अवधारणा। ठीक है ना बच्चे? आप लोगों के लिए, जैसे कि आपके नोट्स भी साथ-साथ बनते हुए चले जाएँ। तो राज्य व्यवस्था से संबंधित, राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई जो सबसे बेसिक अप्रोच है, जो सबसे प्राथमिक अवधारणा है, वो राज्य होती है। राज्य क्या है? राज्य के बारे में मैंने बताया, थोड़ा-सा राज्य का स्वरूप मैंने आपको बताया कि राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अमूर्त संकल्पना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान क्या है? अमूर्त संकल्पना है। ज्ञान को बौद्धिक स्तर पर समझा और महसूस तो किया जा सकता है। क्या किसी ने ज्ञान को देखा है कि ज्ञान कैसा दिखता है? नहीं, ज्ञान को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कर्म, तो कर्म क्या है? कर्म एक अमूर्त संकल्पना है। आपने कर्म को देखा नहीं होगा, बस कर्म को आपने महसूस किया होगा। आपने भौतिक स्तर पर कर्म को समझा होगा। वही मैं बोलूँ डिजिटल बोर्ड, ये कैसी संरचना है? डिजिटल बोर्ड, ये मूर्त संरचना है। आप सब लोग देख रहे हो, मेरा ये हाथ में जो मार्कर है, ये कैसी संरचना है? मूर्त संरचना है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये फोन है, ये कैसी संरचना है? अमूर्त संकल्पना है, मेरे सॉरी मूर्त संकल्पना है ये जो फोन है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, इसकी एक लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये एक पदार्थ है। बड़ा स्वाभाविक है, ये पदार्थ है। तो पदार्थ होता है जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मतलब जो जिसके पास एक आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, ठीक, जिसके पास जड़ता का गुण हो, जो प्रतिरोध का गुण रखता हो, तो उसको आप पदार्थ कहेंगे। और जो पदार्थ होता है वह मूर्त रूप में होता है। अमूर्त रूप क्या होता है बच्चे? अमूर्त संकल्पना है जिसे आप देख नहीं सकते, बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं। तो मैं बस यही बात लिख देता हूँ, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, समझा तो जा सकता है, परंतु देखा नहीं जा सकता। देखा नहीं जा सकता। बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, परंतु बच्चे इसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात मैंने लिखी। अब राज्य से तात्पर्य बेटा प्रांतों से भी नहीं है, ये बात भी समझ लेना, है ना भैया जी? कि राज्य से तात्पर्य प्रांतों से भी नहीं है भैया। नहीं है। ठीक है, तो राज्य क्या है? राज्य ऐसी संरचना है, ऐसी संरचना है राज्य, जहां सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है। जहां सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है, संचालन करती है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बताऊं, राज्य स्टेट क्या है? एक अमूर्त संकल्पना है। इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक अमूर्त संकल्पना है। आप इसे बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हो, ठीक है ना बच्चे? देख नहीं सकते। मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। और ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? ये कोई प्रांत नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह। ठीक है, ये एक ऐसी संरचना, एक ऐसी इकाई है जहां पर सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है, सरकार अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए, उसको आप राज्य कहते हैं। राज्य समझ में आ गया? अब राज्य जो है वह 4 तत्वों से मिलकर बनता है। अगर कोई भी एक तत्व अनुपस्थित है तो आप कह सकते हैं कि भाई फिर वो राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य होने के लिए 4 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। मेरे साथ-साथ बोलेंगे सभी लोग, राज्य होने के लिए 4 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है? राज्य होने के लिए भैया 4 अनिवार्य तत्व चाहिए। अगर कोई भी एक तत्व अनुपस्थित है, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक एब्सेंट है, कोई भी एक ऐसा तत्व है जो अनुपस्थित है, तो आप कह सकते हैं कि भैया राज्य हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि राज्य कहीं न कहीं अधूरा है, और अगर अधूरा है तो वो राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य बिल्कुल प्यार की तरह है। क्या प्यार को किसी ने देखा है? प्रेम को नहीं। ठीक है, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं कि कौन आपसे कितना प्रेम करता है, ठीक वैसे ही राज्य है। 4 अनिवार्य तत्वों से मिलकर एक राज्य बनता है। कोई भी एक तत्व अनुपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो राज्य को पूरा नहीं किया जा सकता। अब वो 4 अनिवार्य तत्व कौन-कौन से हैं? तो राज्य होने के लिए सबसे पहले चाहिए भू-भाग। भू-भाग पर निवास करने के लिए चाहिए जनसंख्या। जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए चाहिए सरकार, और सरकार के पास एक पावर होनी चाहिए, उसका नाम होता है संप्रभुता। उसका नाम क्या होता है? संप्रभुता। तो राज्य होने के लिए इन 4 तत्वों की, इन 4 अंगों की, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी एक के अनुपस्थित होने पर राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। ठीक है? इस बात को भी लिख दूँ कि किसी एक के अनुपस्थित होने पर राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल लिख दूँ, क्योंकि तुम्हारा मुझ पे कोई भरोसा है नहीं। ठीक है भाई?
किसी एक के अनुपस्थित होने पर राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। किसी एक के अनुपस्थित होने पर राज्य की अवधारणा अपूर्ण है। अवधारणा अपूर्ण है। चलिए, आइए शुरू करते हैं। इतना समझ लिया जी, इतना जान लिया, इतना समझ लिया हमने, इतना जान लिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर? हाँ सर, लिख दो। ठीक है, प्लीज पहले यहाँ पर ये जो मैं समझा रहा हूँ ना सर, तुमने किसी से प्यार किया है क्या? हाँ बेटा, किया है। देखो, ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये मेरा पहला प्यार है। तो प्लीज यहाँ पर देखो, ठीक है? तो 4 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगर इनमें से ठीक है कोई भी एक तत्व अनुपस्थित है, तो किसी भी एक तत्व के अनुपस्थित होने पर राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इतना हमने समझ लिया कि राज्य होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि राज्य का मतलब यहाँ पर ना तो प्रांत से है, ठीक है? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। प्रांत से नहीं है। और राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक इकाई है, जहाँ पर राजनीतिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 क्लॉज 1 को पढ़ा होगा, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है? तो भारत संघ, एक राज्यों का भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो राज्य है ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो जो स्टेट्स है वो इकाइयां हैं, मतलब वो प्रांत है। और भारत संघ जो है, ठीक है, भारत संघ अपने आप में एक पूरा देश है। और कई बार बच्चे, ठीक है, देश जहाँ पर हम ये इंडिकेट करते हैं कि भाई देश जहाँ पर राजनीतिक क्रियाएं, जहाँ पर राजनीतिक एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो स्टेट है। मतलब कोई भी देश एक स्टेट है। बस इतना सी आपको ये बात समझनी है। यहाँ पर मतलब राज्य से प्रांत से नहीं है, बस ये बात मैं बार बार बताना चाहता हूँ। अब जैसे आप भारत के संदर्भ में आइए, ठीक है? अब भारत के संदर्भ में आइए। अब भारत में अच्छा नहीं बन पाता तो मुझे माफ करना, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छा बने। और थोड़ा सा होमवर्क करूंगा अच्छा बनाने का। ठीक है, ये आप देखेंगे। तो ये हमारा प्यारा भारत है। अब ये जो हमारा प्यारा भारत जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने अगर इसे स्टेट कहा, स्टेट मीन्स प्रांत नहीं, एक राज्य। तो राज्य होने के लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। बोलो, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई राज्य होने के लिए आपके पास भूभाग मीन्स आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, आपके पास एक भूभाग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है भूभाग है। आप देख रहे हो, एक भूभाग है, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल आप कहेंगे सर भूभाग है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भूभाग है। ठीक है, दूसरा, भूभाग हो लेकिन अगर फिर भूभाग खाली पड़ा है, जैसे कोई टापू है तो सही लेकिन वो खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, क्या आप उसे राज्य बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना आप राज्य। कब तक? जब तक कि उस पर जनसंख्या निवास न करती हो। तो भैया जी, उस पर जनसंख्या निवास करती हो, जनसंख्या निवास करती हो, पॉपुलेशन, लोगों का एक समुदाय निवास करता हो। ठीक है, लोगों का बच्चे एक समुदाय निवास करता हो। अगर आप देखें तो लगभग हम एक मोटा मोटा 140 करोड़ होने वाले हैं अल्लाह ताला की कृपा से। 140 करोड़, ठीक है, मतलब बहुत होता है मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जनसंख्या भी है, ठीक है, पॉपुलेशन भी है हमारे पास। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या वो पॉपुलेशन ऐसी ही है? ठीक है, जैसे आपने देखा था कि जब राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आया था और वहाँ पे सामाजिक समझौते का सिद्धांत चाहे वो होप्स हो या फिर बच्चे वो कोई और दूसरे चिंतक या दार्शनिक हो, तो वो बोलते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे क्या हुआ? जैसे होप्स साहब की मैं बात करूं तो वो बोलते हैं कि लोगों ने एक समझौता किया जिसके अंतर्गत उन्होंने एक अपने सारे अधिकार एक राजा को दे दिए। बस भाई, इसका मतलब राजा को देकर उन्होंने सरकार का गठन किया। ठीक है, राजा को देकर उन्होंने एक सरकार का गठन किया। क्लियर है ना बच्चे? तो क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। मतलब जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। एक सरकार है हमारे पास, और हमारे पास जो सरकार है, ठीक है, उस सरकार के अंग भी हैं हमारे पास। वो सरकार 3 अंगों के माध्यम से प्रशासन करती है। एक सरकार का एक अंग बोला जाएगा लेजिस्लेचर, जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था हो। ठीक है भैया। दूसरा अंग बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव, जो कानूनों को लागू या कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था हो। और तीसरा अंग बोला जाएगा जुडिशरी, जो कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था हो। ठीक है, एक अंग बोला जाएगा जुडिशरी, जो कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था हो। ठीक है, कोमल, मोना, मेरे प्यारे छोटे बहन भाई, ये बात सभी को समझ में आई। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ठीक है सरकार भी है। अब इसके बाद उस सरकार के पास चौथी चीज होनी चाहिए, संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेनिटी इसको बोलेंगे आप। सरकार के पास क्या होनी चाहिए? सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब अपने समस्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए सरकार के पास, संप्रभुता। लेकिन अगर सरकार अपने सभी निर्णय स्वयं नहीं ले पाती और वे दबाव में काम करती है, तो अगर मान के चलिए बच्चे सरकार दबाव में काम कर रही है, अपने सभी निर्णय नहीं ले पा रही, तो आप कहेंगे वो स्टेट नहीं है। तो स्टेट होने के लिए ये चारों तत्वों की आवश्यकता होती है। स्टेट होने के लिए बच्चे ये चारों तत्व आवश्यक है। सही बात समझ में आई? तो सबसे पहला तत्व क्या है? भूभाग। एक भूभाग का मतलब है एक निश्चित क्षेत्र। मैं लिख देता हूँ, भूभाग मीन्स बच्चे क्या? एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक जोग्राफिकल एरिया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जनसंख्या निवास करती हो और सरकार शासन करती हो। जनसंख्या निवास करती हो और सरकार शासन करती हो। अब जैसे मान के चलो बच्चे कोई आइलैंड पड़ा है, खाली पड़ा है, आप उसे राज्य बोल दोगे? भाई कोई आइलैंड राज्य बोल दोगे? आप 4 लोग चले जाओ आइलैंड पर पिकनिक मनाने, तुम कह दोगे कि राज्य है? नहीं कह सकते ना कि तुम राज्य है उसे। एक जब तक वहां पे सरकार नहीं होगी और संप्रभुता नहीं होगी। दूसरा, जनसंख्या। एक सेकंड पर आते हैं भैया जी, क्या जनसंख्या? जनसंख्या का मतलब है कि एक जन समुदाय होना चाहिए जो वहां निवास करे। जन समुदाय जो वहां निवास करे, जो वहां निवास करे, और जो ना केवल निवास करे बल्कि सरकार के द्वारा प्रशासित हो। ठीक है, जो सरकार के द्वारा प्रशासित हो, सरकार के द्वारा प्रशासित हो। ठीक है, वहां पर एक संविधान हो, संविधान के आधार पर शासन का संचालन हो। तीसरा क्या है बच्चे? तीसरा है सरकार। सरकार कैसी बच्चे? जो संविधान द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर संचालित हो, संविधान द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर संचालित हो, आधार पर संचालित हो। ठीक है ना?
शासन के सभी अंगों के बारे में संविधान में जिक्र कर रखा हो और बच्चे हर एक अंग शासन का अपने अपने कार्यों को करे, कोई किसी के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। हर एक अंग अपने अपने कार्यों को करे भैया, और कोई किसी के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे सरकार, ठीक है। और संप्रभुता समझना है बहुत अच्छे से बच्चे, ठीक है। समस्त निर्णय लेने की क्षमता, समस्त निर्णय लेने की क्षमता। तो वो जो समस्त निर्णय लेने की क्षमता है उसको हम क्या कहेंगे? संप्रभुता, ठीक है। जहां सरकार बिना किसी दबाव के समस्त निर्णय लेना की क्षमता रखती हो, जहां पे सरकार बिना किसी दबाव के समस्त निर्णय लेने की क्षमता रखती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? संप्रभुता। राज्य इन 4 अंगों से मिलकर बना होता है। ये सारे अंग बच्चे जरूरी हैं, ये सारे अंग अपरिहार्य हैं, किसी एक के ना होने पर राज्य पूरा नहीं हो सकता। ग्रेट थम्स अप एक बार प्लीज सब लोग। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे तेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए सर, आज आया पढ़ने में मजा पोल साइंस को, ठीक है। अरे पोल साइंस तुम देखना बच्चे, आनंद खड़ा कर देंगे। ये हो गया भैया जी राज्य, ठीक है। ये क्या हो गया? ये राज्य हो गया। अब भैया राज्य में हम ये वाला उठाएंगे, तीसरा वाला, क्योंकि देखो भूभाग हम समझते हैं, भूभाग हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं आराम से, एक जनसंख्या उसे भी ज्योग्राफी में। हम तीसरा वाला उठाएंगे क्योंकि यही हमारे पोल साइंस का हिस्सा है, तीसरा और चौथा वाला। हम तीसरा और चौथे वाले को डिस्कस करेंगे, तो आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे शासन के बारे में। शासन, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट, शासन, ठीक है। शासन क्या है? शासन क्या है भैया? जो राजनीतिक क्रियाओं का संचालन संपादन करे। शासन क्या है? शासन एक ऐसी संस्था है, बोलो बेटा शासन क्या है मुन्ना? तो शासन एक ऐसी संस्था है जो राजनीतिक क्रियाएं करे, राजनीतिक क्रियाएं करे। लेकिन मेरी बात समझना, राजनीतिक क्रियाओं को करके होगा क्या? है ना, सवाल ये उठा है कि राजनीतिक क्रियाओं को करके होगा क्या साहब? राज्य संचालित होगा। राजनीतिक क्रियाओं को करके होगा क्या साहब? राज्य संचालित होगा, राज्य चलेगा। राजनीतिक क्रियाओं को करके राज्य संचालित होगा। तो एक ऐसी संस्था जो राजनीतिक क्रियाएं करती हो, और राजनीतिक क्रियाओं को करके होगा क्या साहब? राज्य चलेगा, राज्य संचालित होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शासन कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को इतना सा भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और जब राज्य संचालित होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया? इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब शासन, आप पुराने से पुराने किसी भी शासन पद्धति को देखो, ठीक है बच्चों, देखो, देखिए आप तो कहां से देखते हुए चले आ रहे हो? आप तो वैदिक काल से शासन पद्धतियों को देखते चले आ रहे हो। आज मैंने वैदिक काल की संस्थाएं बताई आपको, राजनीतिक संस्था, सभा, समिति और विधत। तो आप प्राचीन से प्राचीन शासन पद्धतियों को देखो, आप पाएंगे कि शासन के ये जो 3 अंग हैं, ये किसी न किसी क्रम में जरूर आपको मौजूद मिलेंगे, किसी न किसी क्रम में, तुम्हारी कसम। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो विधायिका है, विधायिका कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। कार्यपालिका कानूनों के आधार पर शासन करने वाली है, कानूनों को लागू करने वाली संस्था। और न्यायपालिका कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था है। बस समझ में आ रही है? बस इतना भी आपको समझना है, ठीक है सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, देखिए ये तो हमने तीनों देख ली, संस्थान के काम क्या क्या है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सब ये जो शासन है, शासन इसके स्तर भी होते हैं शासन के। तो जी हाँ, ठीक है, शासन के स्तर भी होते हैं, स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला? किस तरह? क्या शासन के स्तर भी होते हैं? जी हाँ बच्चे, शासन के स्तर भी होते हैं, ठीक है। स्टेजेस भी होते हैं शासन के। अच्छा सर, अगर शासन के स्तर होते हैं तो बताइए कौन कौन से स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं? तो जैसे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, जैसा भी बना प्लीज मुझे माफ करना बच्चे, ठीक है। बस मैं आपको समझाने की क्रम में ऐसा बता रहा हूँ कि आप इस बात को समझो, क्योंकि मैं शासन के बारे में बता रहा हूँ। तो जब शासन के बारे में बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर स्तर के बारे में, ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्तर ये क्या है। इसमें बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पूरा आर्टिकल 1 क्लॉज बना है ये, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये बात समझ पा रही है? यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया, ठीक है, एक संघ है। इंडिया क्या है बच्चे? ठीक है, इंडिया एक संघ है जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब इसमें सीधे सीधे बोला है कि वो क्या? राज्य मतलब प्रांतों का एक संघ होगा। यहाँ पर राज्य मतलब प्रांत से है, तो प्रांतों का एक संघ होगा, संघ होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो शासन यहाँ पर 2 स्तर पर है, ठीक है। एक तो शासन राज्यों के संदर्भ में है, जैसे ये राज्य हो गया, ये आपका राज्य हो गया, ये आपका राज्य हो गया, ठीक है। सपोज जैसे ये हो गया गुजरात, गुजरात एक राज्य है, तो गुजरात के स्तर पर भी शासन है, ठीक है। ये हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के स्तर पर भी शासन है। संस्थाएं हैं जो तमिलनाडु में भी शासन कार्य का संचालन कर रही हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में भी शासन कार्य का संचालन कर रही हैं। कुछ संस्थाएं हैं बच्चे जो महाराष्ट्र में भी शासन का संचालन कर रही हैं। तो संस्थाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में शासन का संचालन कर रही हैं, प्लस वही संस्था पूरे भारत के लिए भी क्या कर रही है? वही संस्था बच्चे पूरे भारत के लिए भी शासन का संचालन कर रही है। तो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो राज्यों का शासन संभाल रही हैं, ठीक है, प्लस ठीक है भारत का भी शासन संभाल रहा है। तो शासन के 2 स्तर हो गए, एक तो हो गया संघ, ठीक है बच्चे, और दूसरा क्या हो गया? प्रांत। क्या ये बात समझ में आई? संघ और प्रांत, शासन के 2 स्तर हो गए। तो शासन के जब स्तर के बारे में बात करेंगे तो बोला है कि इंडिया
ठीक है, राज्यों का एक संघ है। अब राज्यों का एक संघ है तो ये जो राज्य है, आप देख रहे हैं राज्य में भी शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं? भाई राज्य में भी शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, राज्य की भी विधायिका है, कार्यपालिका है, ठीक है, राज्यों की भी न्यायपालिका है, और राज्यों के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होने के साथ-साथ संघ की भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। अरे बोलो, राज्यों के साथ-साथ संघ की भी है। तो इसका मतलब क्या है कि सब शासन के, ठीक है, सीधे-सीधे हमें 2 स्तर तो पता चले, तो इसलिए आप कहेंगे कि भई ये द्विस्तरीय सरकार है। द्विस्तरीय सरकार है, 2 स्तर है। इतना हमें समझ में चल गया। तो इस तरह कौन-कौन से हैं? एक संघ है और एक राज्य है। अब ये जो संघ और राज्य है, देखिए सभी में शासन कार्य का संचालन हो रहा है। भैया राज्यों में भी शासन कार्य का संचालन हो रहा है, संघ में भी। अब राज्य में जो शासन कार्य का संचालन हो रहा है तो उसमें कानूनों का निर्माण कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर। कानूनों को लागू कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। कानूनों के आधार पर न्याय कौन कर रहा है? जुडिशरी। ऐसे संघ में भी, ऐसे संघ में कानूनों का निर्माण कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर। कानूनों को लागू कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। और कानूनों के आधार पर न्याय कौन कर रहा है? जुडिशरी। तो ये शासन के स्तर। एक ग्रेट थम्स अप आपका सभी का मिलना चाहिए। अगर ये बात आप सभी को समझ में आए कि शासन के स्तर क्या है। ठीक है, मैं वर्गीकरण भी आपको बताऊंगा, ठीक है? अब शासन के अंग, ऑर्गन्स। जब आप शासन के ऑर्गन्स के बारे में बात करें, जब शासन के अंगों के बारे में बात करें तो अंग वही 3 है। ठीक है, अभी 10 समझे पड़े? बोलो कौन-कौन से? एक विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है जी, न्यायपालिका। क्या आई मेरी बात समझ में? क्या आई मेरी बात समझ में? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब आप इन संस्थाओं के काम बताएंगे आराम से। ये क्या है भैया? बोले हो कि ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। ठीक है ना? लेजिस्लेचर। ये क्या है? ये कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। करने वाली, या फिर बेटा कानूनों को लागू करने वाली। लागू करने वाली। लागू करने वाली। और ये जो है बच्चे, ये क्या है? ये कानूनों के आधार पर जो निर्मित कानून है, जो कानून बन चुके हैं, ये कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था है। न्याय करने वाली संस्था। वाली संस्था। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये शासन के 3 अंग है। अब शासन के स्तर के बारे में बात करें जैसे, अब देखो मैं स्तर आपको बताऊंगा। जो संघीय विधायिका है, संघीय विधायिका को आप क्या कहेंगे? संसद। अरे बोलो, संसद। राज्य की विधायिका को क्या कहेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब राज्य का विधानमंडल। बोलो बोलते हो कि नहीं आप लोग? राज्य का विधानमंडल। अब आओ आप दूसरे नंबर पे, जो संघ की एग्जीक्यूटिव है उसको आप कहेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद। और यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? प्रांतीय मंत्रिपरिषद। प्रांतीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, बस बच्चे अभी आप एक छोटे बच्चे की तरफ समझ लो कि संघ की जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की जुडिशरी को हाई कोर्ट कहते हैं। अभी आप छोटे बच्चों की तरफ समझ लो, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है। क्योंकि अभी अगर मैं थोड़ा सा अंदर घुस गया तो फिर तुम लोग कहोगे कि सर बहुत डिटेल हो गया, इसलिए बड़े आराम आराम से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, सोनी जी कह रही है कौन से आधार पर? भाई जो कानून बन चुके हैं उनके आधार पर न्याय देने का कार्य करती है न्यायपालिका। निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करने का कार्य करती है। हाँ, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप स्थानीय स्वशासन को जोड़ देंगे तो ये जो शासन है त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसमें क्या कर दिया, स्थानीय स्वशासन को जोड़ दिया, भारत के संदर्भ में स्थानीय शासन को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय हो जाएगा। लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपको बोला कि शासन के स्तर को आप समझो कि द्विस्तरीय सरकार क्या होती है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है वो बहुत बाद में जुड़ा है, पहले तो था नहीं। ठीक है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि क्या किसी को कोई इशू है? ये बात समझ में आई आराम से अच्छे से? ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका समझना बहुत अच्छे से निर्भर करेगा कि आप सारी चीज़ों को समझते हुए चले जाओ। ठीक है, आपकी समझ यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार ऐसे नहीं चलेगा यार, एक बार ठीक है सब लोग थम्स अप करो। इतनी कंजूसी करते हो तुम लोग? हाँ, बस तुम्हें टाइप करना है। और दूसरी बात, ठीक है, ये है, चलिए अब आए हैं, बहुत सारे थम्स अप आए हैं। थैंक यू सो मच। मुस्कान, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मैसेज बच्चे, मैं देख रहा हूँ। सभी के मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हिंदी नहीं है मेरे भाई, ये कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही? सारी चीज़ें हिंदी में है। ठीक है, और नाम अंग्रेजी में लिखने से अंग्रेजी थोड़ी नहीं हो जाती रविकांत। और तुम तो बहुत बुद्धिजीवी हो यार, तुम मेरिटोरियस स्टूडेंट हो रविकांत, तुम ऐसे करोगे? चलिए, देखिए आप सब लोगों से एक छोटी सी अपील है, वो ये है, ठीक है, जैसे हाँ, देखिए एक छोटी सी अपील है और वो ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जहाँ पर एसएससी के लिए टीजीटी, आईटी ग्रेड, ठीक है, और ऐसी तैयारियां चल रही होंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग संबंधित होंगे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। आप नहीं तो आपके कोई सीनियर्स वगैरह ऐसे ग्रुपों में होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बस छोटा सा आप फेवर करेंगे, क्योंकि देखो मुझे इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बोलें कि वो यहाँ पर डेमो क्लासेस लें, और डेमो क्लासेस ना भी लेना, डायरेक्ट वो कोर्स लें। एक डायरेक्ट कोर्स को अवेल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका समय। अगर समय रहते आप अपने दोस्तों को यहाँ पर ले आए, तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा बच्चे। उन लोगों के लिए वो जीवन भर आपको धन्यवाद बोलेंगे। लेकिन ताउम्र वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि भाई आपने हमें बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे ठीक है पढ़ाया और एक बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को आपने सजेस्ट किया।
हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। तो इस बैच के बारे में ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन्फॉर्म करें, ठीक है? अपने ग्रुप के माध्यम से कोई भी पूछे कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है भाई, आओ देखो, ठीक है? बस एक छोटा-सा निवेदन था, तो मैं आपके सभी निवेदनों को मानता हूँ, आपको भी मेरा ये निवेदन मानना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद एक हमने समझ लिया शासन क्या है, ठीक है? शासन के 3 अंग हमने जान लिए और ये हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है बच्चे कि विधायिका क्या है? कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। जान के विधायिका कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? सब लोग यहाँ पर ये फोकस करेंगे, ठीक है? हर एक बच्चा कि भाई जो कार्यपालिका है, मतलब कार्यपालिका क्या है? कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है कार्यपालिका। जो कानून बन चुके हैं, ये उन कानूनों के आधार पर शासन करती है। कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भैया जी कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। कानूनों को लागू करने वाली संस्था, कार्यपालिका, ठीक है? क्लियर है? तो निर्मित कानून के आधार पर शासन करने वाली, कानूनों को लागू करने वाली। अब पूरे विश्व में बच्चे देखिए 4 प्रकार की कार्यपालिका पाई जा रही हैं, पूरे विश्व में। एक है आपकी संसदीय कार्यपालिका, सब लोग समझेंगे, ठीक है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, संसदीय कार्यपालिका। दूसरी होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तीसरी होती है दोहरी कार्यपालिका, डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका। और चौथी होती है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ठीक है? तो भैया ये 4 प्रकार की कार्यपालिका देखिए संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। पार्लियामेंट्री, ठीक है? जो आधुनिक लोकतंत्र में अगर आप देखें, आधुनिक शासन व्यवस्था पद्धति में आपको सामान्यतः यही 4 प्रकार की कार्यपालिका, ठीक है? ज़्यादातर सामान्यतः देखने को मिलेंगी। एक पार्लियामेंट्री, एक अध्यक्षीय, एक दोहरी और एक बहुल कार्यपालिका। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नाम तो हमने सुने होंगे। अब जब नाम सुने होंगे तो सबसे पहले हम संसदीय कार्यपालिका पर आते हैं, क्योंकि भारत में संसदीय कार्यपालिका को ही अपनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, संसदीय कार्यपालिका, ठीक है? देखो संसदीय कार्यपालिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है समझना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार। हाँ, हाँ, हाँ। देखो संसदीय कार्यपालिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? अभी मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा, आगे आने वाले ठीक है 15-20 मिनट तक, तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा। संसदीय कार्यपालिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर 2 प्रकार के हेड होते हैं, ठीक है? एक होता है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जिसको बोलेंगे राज्याध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट राज्याध्यक्ष। दूसरा होता है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इसको बोलेंगे आप शासनाध्यक्ष। तो संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में 2 तरह के अध्यक्ष, एक राज्याध्यक्ष और दूसरे मेरे प्यारे बच्चे क्या शासनाध्यक्ष। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या कि जो राज्याध्यक्ष होगा वो नाम मात्र का कार्यपालिका होगा। ये नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। केवल संविधान में दे रखा है कि नाम मात्र की कार्यपालिका, लेकिन कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? ये करेगा हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट वास्तविक कार्यपालिका होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट वास्तविक कार्यपालिका। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर ये बताओ हेड ऑफ गवर्नमेंट है कौन? हेड ऑफ गवर्नमेंट है कौन? तो आप कहेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट है, मैं तो भाइयों और बहनों वो हैं आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? और हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट आपके महामहिम श्री श्री श्री, ठीक है ना? ये होते हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। तो संसदीय कार्यपालिका या संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों की सबसे ठीक है जबरदस्त पहचान ही यही है कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में मेरे प्यारे भाई 2 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है? एक होते हैं जिनको आप कहेंगे हेड ऑफ स्टेट राज्याध्यक्ष, नाम मात्र कार्यपालिका है, जो कि राष्ट्रपति होता है। एक राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सौंपी तो गई हैं, लेकिन उनका वह व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर पाता। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह देश का संवैधानिक मुखिया है। राष्ट्रपति जो है वह देश का संवैधानिक मुखिया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया, इज दैट क्लियर? संवैधानिक मुखिया। और ये बच्चे आपका वास्तविक व व्यवहारिक मुखिया है। ये आपका वास्तविक व व्यवहारिक मुखिया, वास्तविक व व्यवहारिक मुखिया। तो राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है और ये जो सज्जन है भाई साहब आपके प्रधानमंत्री वास्तविक व व्यवहारिक मुखिया, ठीक है? तो संसदीय प्रणाली वाले देशों में 2 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं संसदीय कार्यपालिका। अब संसदीय कार्यपालिका में सबसे बड़ी बात है, ठीक है? एक और बात कि एक तरफ है लेजिस्लेचर, ठीक है? आगे बढ़ता हूं मैं। एक तरफ है लेजिस्लेचर, ठीक है? मतलब संसद, ठीक है? लेजिस्लेचर मींस बच्चे विधायिका और संघ की लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? संसद। संसद में 2 सदन होते हैं बच्चे, एक हो गया आपका लोकसभा, ठीक है? जो कि निम्न सदन है। कैसा सदन है बच्चे? मेरे प्यारे बाबू निम्न सदन है। और दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। कैसा सदन है भैया? उच्च सदन है, है ना? ठीक है दोस्त? ये उच्च सदन है राज्यसभा। और लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। निम्न सदन होने के बावजूद भी लोकसभा प्रथम सदन है। निम्न सदन होने के बावजूद भी लोकसभा प्रथम सदन है और उच्च सदन होने के बावजूद भी राज्यसभा द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन है, ठीक है? इसका काम होता है लोकसभा का कि जनता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जनता का सदन है। जनता को रिप्रेजेंट करता है, जनता की मांगों को उठाता है। ये स्टेट मतलब प्रांतों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये राज्यों का सदन है, ठीक है? ये अस्थायी सदन है, कार्यकाल से पहले ही इसको भंग किया जा सकता है। और ये बच्चे कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है, इसको कभी भी विकृत या भंग नहीं किया जा सकता।
इसको कभी भी विकृति भंग नहीं किया जा सकता, इसको विकृति भंग किया जा सकता क्योंकि कैसा सदन है मेरे प्यारे बच्चे, अस्थायी सदन है। ठीक है जी, क्लियर मैंने बताया कि हमारे यहाँ संसद में 2 सदन है। ठीक है, तभी हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। क्यों द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि भैया जी 2 सदन है। ठीक है, और वो 2 सदन कौन-कौन से हैं? तो एक सदन है आपका लोकसभा, दूसरा सदन है आपका राज्यसभा। लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा आपका निम्न सदन है। लोकसभा आपका निम्न सदन है और निम्न सदन होने के साथ-साथ में कैसा सदन है? ठीक है, आपका प्रथम सदन है। निम्न सदन होने के साथ-साथ वो कैसा सदन है? आपका प्रथम सदन है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चे? वो जनता का सदन है और वे अस्थायी सदन है। राज्यसभा आपका उच्च सदन है। एक उच्च सदन होने के साथ-साथ में कैसा सदन है? द्वितीय सदन है। ठीक है ना? उच्च सदन, उसके बावजूद भी द्वितीय सदन राज्यों का सदन है क्योंकि वह राज्यों की मांगों को रखता है, जनता की मांगों को नहीं रखता। उसका संबंध केवल राज्यों की मांगों से होता है कि कहीं केंद्र, ठीक है, मतलब जो संघवाद का ढांचा है उसको वो ना रहे। समझ में आ गया? लोकसभा, राज्यसभा और इसको हम लोग कहेंगे द्विसदनीय व्यवस्था। तो संसद हमारे यहाँ पर कैसी है? द्विसदनीय है। ये बात ठीक है सबकी समझ में आ गई होगी। हमारे यहाँ पर कैसी है भैया जी? द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है? ये 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ठीक है? क्लियर हो गया। राज्यसभा, लोकसभा आ गया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर ये जो राज्यसभा के लिए जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं बेटा एमएलए के द्वारा। एमएलए मतलब जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए द्वारा चुनाव होते हैं। ठीक है? एमएलए द्वारा राज्यसभा के लिए। और यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, वो जनता के द्वारा। तो एक लोकसभा की जो जनता होती है, एक लोकसभा क्षेत्र के बच्चे जितने भी मतदाता होते हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। ठीक है? वो प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन है क्योंकि जनता ने एमएलए को चुना। यहाँ पे क्या हुआ? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा बच्चे। यहाँ पर पीपल्स ने, जनता ने चुना एमएलए को और यहाँ पर फिर एमएलए चुनेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को। यहाँ पर जनता ही लोकसभा के मेंबर्स को चुन रही है। ठीक है? चलो, जब जनता डायरेक्ट लोकसभा के मेंबर्स को चुन रही है, तो इस प्रकार के निर्वाचन को, इस प्रकार के इलेक्शन को मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इस प्रकार के इलेक्शन को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। ये जो इलेक्शन है बच्चे किसके आधार पर? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार मतलब जो भी 18 वर्ष से आयु के ऊपर के लोग होते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार होता है यदि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है। लेकिन आजकल तुमने देखा है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट में से लोगों के नाम ही हटा दिए। तो भैया 18 वर्ष से ऊपर की आयु का वो हर एक व्यक्ति जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है, उसे वोट डालने का राइट होगा। इसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहेंगे, है ना? ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है? ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जहां पर जनता डायरेक्टली वोट करती है। इस प्रकार के निर्वाचन को आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। और इसमें एक पद्धति होती है बच्चे कि जीतेगा वही एफपीपीएस। ठीक है ना? एफपीपीएस सिस्टम मतलब सबसे पहले खंबा छूने का सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले खंबा छूने का सिस्टम मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। ये तो होगी किताबी बात। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, आप सभी ने लोकसभा के चुनाव में वोट डाला होगा। नहीं भी डाला तो आप वोट डालने के अधिकारी होंगे यदि आप 18 वर्ष से ऊपर के और मतदाता सूची में आपका नाम है। तो आप सब यू ऑल हैव टू राइट द वोट। ठीक है? लोकसभा के चुनावों में, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ठीक है? क्या होता है? टेरिटोरियल इलेक्टोरल सीट्स, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र मतलब हमने क्या किया है कि टोटल लोकसभा की सीट कितनी है बच्चे बताओ? टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 543। टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 543 है ना जी? और मैं सारी बात आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो फिर मुझे बताना। अब हमने क्या किया बच्चे कि संपूर्ण भारत को, थोड़ी जल्दबाजी में बना रहा हूँ। ठीक है? समझ में आ रही है बच्चे? हमने क्या किया कि संपूर्ण भारत को 543 लोकसभा सीट में बांट दिया। ये एक लोकसभा सीट, ये दूसरी लोकसभा सीट, ये तीसरी लोकसभा सीट। ठीक है? ऐसे करके ये तीसरी लोकसभा सीट, ये ऐसे, ये चौथी लोकसभा सीट, ये पांचवी लोकसभा सीट, ये छठवीं लोकसभा सीट, ये सातवीं लोकसभा सीट, ये आठवीं लोकसभा सीट, ये नौवीं लोकसभा सीट, ये 100वीं लोकसभा सीट। तो टोटल हमने पूरे भारत को 543 लोकसभा सीट में बांट दिया टोटल। ठीक है? अब प्रत्येक क्षेत्र की जनता बचे, मान लेके ये एक सीट है, ये कोई लोकसभा सीट है। इस क्षेत्र के जितने भी पीपल्स हैं, जितनी भी पीपल्स हैं, वो पीपल्स जो कि वोटर्स हैं, वो क्या करते हैं बच्चे? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे पूरी प्रक्रिया है क्या? जैसे ये भैया जी एक लोकसभा सीट है, कोई कुछ भी नाम दीजिए आप इस लोकसभा सीट का। इस लोकसभा सीट से एक समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, एक बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा है, एक बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है? एक इससे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, एक इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है। टोटल बच्चे सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबके अपने अपने चुनाव चिन्ह हैं। ये कोई एक लोकसभा सीट है। टोटल पूरे भारत को हमने 543 लोकसभा सीटों में बांटा। पूरे भारत को जब 543 लोकसभा सीटों में बांटा तो ये एक कोई लोकसभा सीट है। अब ये जो एक लोकसभा सीट है, यहाँ की जनता मतलब यहाँ के जो वोटर्स है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो वो पार्टिसिपेशन कैसे होगा? प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना कैंडिडेट उतार रखा है और एक मान के चलिए एक कैंडिडेट ऐसा है जो निर्दलीय है। ऐसा है एक निर्दलीय का मतलब आप समझते हो? हाँ, जिसके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है? वो निर्दलीय खड़ा हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो संबंधित नहीं है। अब ये जो वोटर्स हैं, ये वोटर्स आएंगे, ठीक है? और ये इनको वोट करेंगे, इनको वोट करेंगे। कोई धर्म के आधार पे कोई वोट करेगा, कोई जाति के आधार पे वोट करेगा, कोई विकास के आधार पे वोट करेगा। जैसी जिसकी सोच बच्चे, ये वोटर्स वोट करेंगे। बोलो आप लोग और हम लोग करते हैं कि नहीं? इसी तरह से वोट करते हैं? अरे यार बोलो यार, तुम लोग हाँ नहीं बोल रहे। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। ठीक है? मैं पूरा सिस्टम आपको समझा रहा हूँ राज्य व्यवस्था का। तो भैया ये सब लोग आके वोट करेंगे, है ना? सब लोग वोट करेंगे। कोई धर्म की, कोई जाति, कोई किसी के नाम पर ऐसे करके। अब यहाँ पर ठीक है, जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा। अब जीतेगा किस पद्धति के माध्यम से? तो एफपीपीएस पद्धति। एफपीपीएस पद्धति का मतलब है जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे, चाहे एक वोट फालतू मिले। ऐसा होता है ना कि जब चुनाव वोट खोलते हैं बच्चे, चुनाव के बाद तो पता चलता है कि सब अमुक पार्टी के उम्मीदवार 3000 वोटों से विजयी, अमुक पार्टी के उम्मीदवार 1.5 लाख वोटों से विजयी, अमुक पार्टी के उम्मीदवार 2 लाख वोटों से विजयी। तो ऐसा होता है कि नहीं मुझे बताओ? तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे बच्चे, वह विजयी हो जाएगा, वह जीत जाएगा, वह विजयी हो जाएगा ऐसे करके। तो टोटल भैया जी ये तो एक लोकसभा सीट की बात मैंने बताई कि जब जनता ने वोट किया। अब ये जो जनता ने वोट किया है इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसी को आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है ना? और इसमें पद्धति कौन सी है? एफपीपीएस पद्धति। ठीक है? आप इनकी फुल फॉर्म सही से लिखना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब 18 प्लस, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम है। डायरेक्ट कैसे बचे? कि जनता ने खुद वोट दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले जनता ने अपने प्रतिनिधि चुना फिर वो प्रतिनिधि वोट दे रहा है। जनता ने डायरेक्टली वोट किया। ठीक है? ऐसे करके टोटल 543 सीटों पर एक वोट पड़े।
अब जब 543 सीटों पर वोट पड़ी बच्चे, तो टोटल सीट्स कितनी है? मेरे साथ बोलो सब लोग कि भैया जी टोटल सीट्स कितनी है? तो आप कहेंगे सर टोटल सीट्स की संख्या है 543। जिसको भी 543/2 + 1 या इससे अधिक सीटें मिलेंगी, ठीक है, वह जीत जाएगा। वह जीत जाएगा। 543/2 + 1, तो भैया 543 को आप काटो, ये गया 2 दूनी 4 बचा 1, ठीक है 14, 7 दूनी 14, ठीक ना? और 7 दूनी 14 पूरा कट गया, बचा 3, तो 2 एकम 3, ठीक है, और प्लस 1, मतलब जिसको भी 272 सीटें मिलेंगी, वह जीत जाएगा। जिसको भी 272 सीटें, मान के चलिए कि बीजेपी को मिल गई 272 सीटें, बीजेपी की सरकार है, लोकसभा में बीजेपी को मिल गई 543 में से बचे कितनी 272 प्लस सीटें बीजेपी को मिल गई। तो जैसे ही जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आधे से अधिक सीटें मिलेंगी, वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाएगी। कहेंगे भैया वह पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत गई, बाकी अन्य पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार गई। जो चुनाव जीतेगा भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो चुनाव जीतेगा वह अपनी सरकार बनाएगा। जो भी चुनाव जीतेगा वह अपनी सरकार बनाएगा। जो भी जीता, अब भाजपा जीती तो भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। बेटा पूरा जो रोना है वो सरकार बनाने को लेके ही तो है, जो पूरी लड़ाई है वो सरकार बनाने को लेके ही तो है, जो कुत्ता बिल्ली का खेल हो रहा है वो सरकार बनाने को ही तो है, ठीक है। तो भैया जो भी जीतेगा वो सरकार बनाएगी, और ये जो सरकार है, ये सरकार बच्चे मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करेगी, ठीक है। इसमें सरकार के बच्चे जो सांसद जो चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है, उनको विभिन्न विभिन्न मंत्रालय और विभाग दिए जाएंगे, और जो विभिन्न विभिन्न मंत्रालय दिए जाएंगे तो उसी को हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। मैं आगे बताऊंगा, ठीक, मंत्री परिषद। तो सरकार मंत्री परिषद के माध्यम से क्या करेगी, कानूनों को लागू करवाएगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कार्यपालिका कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, कार्यपालिका। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है संसदीय कार्यपालिका की, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, मैं आपको समझाऊं, मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाई समझेंगे कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर कार्यपालिका का चुनाव अलग से नहीं हुआ, विधायिका का ही चुनाव हुआ, और विधायिका में भी जो निम्न सदन है, निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को एक बहुमत मिलेगा वो अपनी सरकार बनाएगी, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ठीक, इस व्यवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है संसदीय कार्यपालिका की, कि कार्यपालिका के चुनाव अलग से नहीं होते। देख देता हूं मैं पॉइंट्स, कार्यपालिका के चुनाव अलग से नहीं होते, अलग से नहीं होते, अलग से नहीं होते, ठीक है ना बच्चे। निम्न सदन में, निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा, मैंने बताया था। निम्न सदन में बहुमत दल अपनी सरकार बनाता है, निम्न सदन में बहुमत दल अपनी सरकार बनाता है, अपनी सरकार बनाता है। और मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी सरकार बनती है वह किसके माध्यम से कार्य करता है, मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करता है। सरकार किसके माध्यम से कार्य करती है, तो सरकार मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, जी हाँ। और ये जो मंत्री परिषद है, इसी मंत्री परिषद का मुखिया कौन कहलाता है, मंत्री परिषद का मुखिया मित्रों प्रधानमंत्री कहलाता है। अगर अब भी तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं भगवान कसम खा रहा हूं बच्चे, ठीक है, खुद अगर इस धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी उतर आए ना, तब भी वो तुम्हें नहीं समझा सकते संसदीय कार्यपालिका को, ठीक है। ये बच्चे मैंने पूरा इसका एक्सरे कर दिया, तुम ही मान के चलो, ठीक है। आया थम्स अप करो, समझ में आया तो करो थम्स अप सब लोग। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका क्या है, संसदीय कार्यपालिका में दो प्रकार के, फिर से एक बार बता रहा हूँ, हाँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। संसदीय कार्यपालिका में दो प्रकार के मुखिया हैं, एक हेड ऑफ स्टेट, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्याध्यक्ष बच्चे, हेड ऑफ गवर्नमेंट शासनाध्यक्ष। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब जो वास्तविक और व्यवहारिक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग करता है। ये नाम मात्र कार्यपालिका है, ये केवल संवैधानिक मुखिया है। संविधान में इसको बोला गया है कि ये प्रमुख है, लेकिन इसके पास है नहीं, ठन ठन गोपाल है, इसके पास कुछ नहीं है। क्लियर है। तो कार्यपालिका के चुनाव जो है, ठीक है, अलग नहीं होते इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, ठीक है। विधायिका के ही चुनाव होंगे, विधायिका में निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगी, ठीक है। जिसकी भी सरकार बनाएगी वो मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करेगी, और मंत्री परिषद का मुखिया पीएम होगा, ठीक है। संसद में दो सदन होते हैं, इसको द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। जो निचला सदन होता है वो प्रथम सदन होता है, वही जनता का सदन है, उसको लोकसभा का नाम दिया गया है। और जो ऊंचा सदन है बच्चों, उसको द्वितीय सदन, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको राज्यसभा का नाम दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा, एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, और यहाँ पे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब जो जनता के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, तो वहाँ पर टोटल लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 543 होती है मेरे प्यारे बच्चे। और ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब संपूर्ण भारत को हमने जनसंख्या के आधार पर 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से बच्चे जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनेगी प्रत्यक्ष निर्वाचन से, मतलब जनता डायरेक्टली वोट करेगी, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और सिस्टम कौन सा होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है जो सबसे पहले खंभा छुएगा, ठीक है, इसको मतलब जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे, बात खत्म, वो चुनाव जीत जाएगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। यहाँ पर मैंने बताया ये कोई एक लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट का नाम सपोज, इस लोकसभा सीट का नाम मैं लिख देता हूँ कि ये है कोलकाता लोकसभा सीट। अब इस कोलकाता लोकसभा सीट से एक विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए। अब यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की भी उम्मीदवार खड़ी करवाओ यार, ठीक है, नहीं तो दीदी गुस्सा मान जाएंगे, बताइए कोलकाता में आप हमारा नाम नहीं लिया क्या, ठीक है। तो भैया तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी, विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है। यहाँ की जनता ने वोट किया, ठीक है। जब जनता वोट करेंगे बच्चे, तो वो वोट कैसी होगी, डायरेक्टली, ठीक है ना, वो डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट कर रही है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बच्चे जिसको वोट मिलेंगे, एपीपीएस, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, बड़ा स्वाभाविक बात है। इसमें क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, एक डायरेक्ट इलेक्शन है, ये मैं बता चुका हूँ। अब टोटल ओवरऑल हम देखेंगे कि 543 सीटों का ओवरऑल हम रिजल्ट देखेंगे। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलेगा 543/2 + 1, वह जीत जाएगी। जो जीतेगी वो सरकार बनाएगी, सरकार मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करेगी, और इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। तो यहाँ पर विधायक और कार्यपालिका अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है बच्चे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है। इस प्रकार के कार्यपालिका में, ठीक है ना, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आप लोग कहां से आए, एक बताओ बच्चे, मम्मी और पापा से, ठीक है। बड़ा स्वाभाविक है, आपका उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति है, मम्मी और पापा के प्रति है।
एक पड़ोसी के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोसी चाहे कुछ भी बोले, आपको कोई मतलब नहीं। अगर मम्मी पापा ने कुछ भी बोल दिया तो आपको मतलब पड़ता होगा, बड़ा स्वाभाविक है। ठीक है, आपको उनकी आज्ञा माननी है कि वो जो बोल रहे हैं, पड़ोसी जो भी बोले भाड़ में जाए। तो इसलिए कार्यपालिका कहाँ से आती है? विधायिका में से आती है। ठीक है, कार्यपालिका कहाँ से आती है? विधायिका में से आती है। अलग-अलग वोट नहीं हुआ कार्यपालिका विधायिका का। तो इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अध्यक्ष की कार्यपालिका में क्या होता है बच्चे? जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वह शासन का वास्तविक मुखिया होता है। ये अमेरिका में है, राष्ट्राध्यक्ष। तो जो राष्ट्राध्यक्ष है ना बच्चे, वह वास्तविक कार्यपालिका है। वह शासन का मुखिया, जैसे लाइक यूएस में, वह वास्तविक मुखिया है, जो राष्ट्राध्यक्ष है। एक जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष मीन्स राष्ट्रपति, वो वास्तविक मुखिया है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएस। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है बच्चे? कि दोनों ही लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर राष्ट्रपति भी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है। आप कहेंगे साहब ये तो इंडिया में भी था, सुन तो लो पहले। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हैं और दोनों के मध्य कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। दोनों के मध्य कार्यों का बंटवारा कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। और ये सिस्टम कहाँ पर है? फ्रांस में। क्योंकि दोनों हैं, दोनों के बीच में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। कोई भी बच्चे एक दूसरे के कार्यों में किसी भी तरह का कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? दोहरी कार्यपालिका। और बहुल कार्यपालिका कहाँ पर पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, दिग्विजय, स्विट्जरलैंड है बेटा, स्विट्जरलैंड। क्या होता है स्विट्जरलैंड? ठीक है, तो मैं बस पहले सांकेतिक रूप से यहाँ पे लिख देता हूँ, जब मैं आपको समझाऊंगा तब लिख लेंगे खुद से, ठीक है ना। और नोट्स आप अपने खुद बनाइए, सबसे बेस्ट है। हालांकि नोट्स हमारे आपको मिल भी रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिलती है, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड में होता क्या है? स्विट्जरलैंड में ठीक है 7, ठीक है ना, ठीक है ना, बारी बारी, बारी बारी क्या बनेंगे? राष्ट्राध्यक्ष। इतने से आप समझ जाएंगे स्विट्जरलैंड में क्या होगा। इतने से आप समझ जाएंगे। आप लोग इतने समझदार हैं, इतने से समझ लोगे कैसे। स्विट्जरलैंड में क्या होगा बच्चे? बहुल कार्यपालिका क्या होती है? यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि पूरा शासन जो है वो 7 लोगों की एक मंत्रिपरिषद संभालेगी। शासन की सभी शक्तियां जो होंगी वो 7 लोगों की एक मंत्रिपरिषद के पास होगी। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड में क्या है? 7 लोगों की एक मंत्रिपरिषद है, जो 7 लोगों से मिलकर बनी हुई है। मंत्रिपरिषद है, 7 लोगों की मंत्रिपरिषद है। और ये होगा क्या बच्चे? इन सातों के पास समान शक्तियां होंगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि शासन चलाने को लेकर ये सातों लोग जो हैं ये समान शक्तियां रखते हैं। ठीक है, इनके पास इक्वल पावर्स होती हैं, जिससे कि वे शासन व्यवस्था का संचालन कर सके, ना किसी के पास ज्यादा, ना किसी के पास कम। समझना, ठीक है, सभी लोग, सातों के पास समान शक्तियां हैं। ठीक है, और 7 लोग मिलकर स्विट्जरलैंड का शासन संभालने, मंत्रिपरिषद में 7 लोग हैं। ठीक है, ये एक साल के लिए बारी बारी से राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। इसलिए राष्ट्राध्यक्ष बेटा इसलिए जरूरी होता है किसी भी देश में, क्योंकि जब किसी दूसरे देश के साथ उसके संधि समझौते होते हैं तो वो राष्ट्राध्यक्ष के नाम से ही होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष देश का प्रतिनिधित्व करता होता है। ठीक है, जैसे ठीक है, आपके घर का प्रतिनिधित्व आपके पापा करते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके घर का प्रतिनिधित्व आपके पापा करते हैं। कोई भी शादी का कार्ड आता है आपके पापा के नाम से आता है। यदि दादाजी हैं तो फिर दादाजी के नाम से आता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही पूरी देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए राष्ट्रपति होना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति को ठीक है कोई विशेष अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को कोई अलग से शक्तियां नहीं है, राष्ट्रपति के कोई अलग से सींग या पैर नहीं है बच्चे। सभी के पास सातों के साथ समान शक्तियां हैं। बस एक एक वर्ष के लिए बारी बारी बेटा सभी राष्ट्राध्यक्ष बनते चले जाते हैं। ठीक है, क्यों सभी राष्ट्राध्यक्ष बनते चले जाते हैं? क्योंकि हमें कोई एक राष्ट्राध्यक्ष चाहिए जिसके नाम पर देश का शासन चलाया जा सके। ठीक है, सभी को राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, कोई एक चाहिए। ठीक है, ये राज्य होने की शर्त है, कोई एक राष्ट्राध्यक्ष चाहिए। तो बेटा जब कोई एक राष्ट्राध्यक्ष चाहिए तो एक एक वर्ष के लिए, मैं लिख देता हूँ, एक एक वर्ष के लिए, एक एक वर्ष के लिए हर एक व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बनता है, लेकिन सभी के पास समान शक्तियां होती हैं। इसको हम कहेंगे बहुल कार्यपालिका। मतलब किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है कार्यपालिका की शक्ति, सभी लोगों में निहित है और 7 के 7 लोग कार्यपालिका की समान शक्तियां अपने पास रखते हैं। इसको बहुल कार्यपालिका कहते हैं जी, कहते हैं जी, कहते हैं। हम सब करो इसी बात पे। ठीक है, ये नोट ही तो है और क्या है मेरे प्यारे बच्चे? नोट ही तो करा रहा हूं, है ना बाबू? ये नोट ही तो करा रहा हूं मैं, और क्या करा रहा हूं बच्चों? नैना जो साथ साथ महकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने सभी प्रकार की कार्यपालिका समझा दी बच्चे। ठीक है, ये आप सिलेबस अपना उठा के देख लो, मैं मतलब मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूं आपको। पर ये चैप्टर हार्ड है बेटा, ये हार्ड है, हार्ड था, ये हार्ड था मेरे प्यारे बच्चे, ये हार्ड था। ठीक है, अब ये सरल है। कल तक हार्ड था ये, हाँ मैं मानता हूँ। कल तक आपको हार्ड लगता होगा, आज ये सरल है, आज इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आज ये कुछ नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं कानून ऑब्लिक विधि। ठीक है, इसके प्रकार समझेंगे हम। कानून ऑब्लिक विधि, हम कानून एवं विधि के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कानून एवं विधि के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे देखो, सामान्यतः विश्व में ठीक है 4 प्रकार के कानून या 4 प्रकार की विधियां मान्य हैं। आशुतोष वर्मा का कमेंट है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी और देखने में भी। हम अपने नोट्स को किसी दिन व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल करिएगा, अच्छे नोट्स बनाइए, प्यारे नोट्स बनाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। बेटा 7 लोगों का चुनाव आपसे जनता करती है। ठीक है, जनता 7 लोगों को चुनती है। ठीक है, वहां पे 7 कैंटन है, 7 स्टेट है, एक एक स्टेट से आता है बच्चे। तो इस तरह से यूपीएसआई की पॉलिटी के पिताजी भी इससे हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है प्रदीप, अरे संडे में प्रैक्टिस सेट ले लिया करें, टेस्ट में बेटा खुद से भी कुछ करो तनु। ठीक है, एक टीचर सोमवार से लेके शनिवार तक पढ़ा रहा है, आपकी क्लासेस के अलावा और भी क्लासेस पढ़ा रहा है, फिर भी मैं लूंगा। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासेस लूंगा, अभी मैं फिलहाल थ्योरी क्लासेस लूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं पीवाईक्यूज वो आप खुद लगाइए। ठीक है, मोगे कुछ हुआ आइए अब कानून या विधि के प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखो कानून या विधि के 4 प्रकार हैं। पॉजिटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ। दूसरा होता है प्राकृतिक विधि। ठीक
ठीक, इसको हिंदी में नैसर्गिक भी कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। नैसर्गिक विधि, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। तीसरा होता है आपका लोक विधि। लोक विधि, अब आपको मेंस लिखना है ना भाई, ठीक है, तो मैं इसको समझाऊंगा, एक नोट्स इसकी आप खुद बनाएंगे। लोक विधि और ईश्वरी विधि, इसको केवल मैं समझाऊंगा, नोट आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं केवल आज समझाऊंगा। आप पढ़े लिखे हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आधी से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। सकारात्मक विधि का मतलब है बच्चे एक ऐसा कानून जो लोगों के एक समूह के द्वारा बनाया जाता है, जिस संसद में बनाया जाने वाला कानून। ये क्या है? सकारात्मक विधि। तो सकारात्मक विधि ऐसा कानून, ठीक है, ठीक आपको ऐसे ही लिखना है। सकारात्मक विधि ऐसा कानून जो जनता के एक समूह के द्वारा निर्मित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप संसद में निर्मित कानून, उसको आप क्या कहेंगे? सकारात्मक विधि। फॉर एग्जाम्पल, संसद में निर्मित कानून। समझ के सकारात्मक विधि क्या है? संसद में निर्मित कानून एक कैसा कानून बचे जो जनता के एक समूह के द्वारा बनाया जाता है, जनता के एक समूह द्वारा निर्मित, समूह द्वारा निर्मित। तो जनता के एक समूह द्वारा निर्मित कानून क्या है? सकारात्मक विधि। समझ में आया बच्चे? पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक, बहुत अच्छे। जीआईसी सिविक्स के लिए भी इनफ है क्या? हाँ, इनफ है, कोई दो राय नहीं। यस, देखो देवेंद्र बोल रहे हैं, देवेंद्र लॉर करके इनका नाम है भैया का, और ये बोल रहे हैं कि अभी कोर्स कराओ केवल। बिल्कुल सही बात है, अभी हमारा मेन फोकस कोर्स पे होना चाहिए। बहुत अच्छी, ठीक है। अब प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि। प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि का मतलब है प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार, अधिकार जैसे, ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार जैसे बच्चे श्वास लेने का प्रकृति ने अधिकार दिया है, श्वास लेने का अधिकार प्रकृति ने दिया है बच्चे। भोजन का अधिकार प्रकृति ने दिया है मेरे प्यारे बच्चे, भोजन का अधिकार, ठीक है, मनुष्य को बनाकर ही भेजा है, उसे भूख लगती है तो भोजन का अधिकार है, प्रकृति ने दिया, कोई तुमसे तुम्हारा निवाला नहीं खींच सकता। जीवन जीने का अधिकार बच्चे, जीवन जीने का अधिकार, आप मनुष्य हैं, आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ये आपके प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। चाहे वो श्वास लेने का अधिकार हो बच्चे, ठीक है, चाहे भोजन का अधिकार हो आपका, जीवन जीने का अधिकार हो आपका, ठीक है ना, आपका आश्रय का अधिकार, मतलब आप निवास करें, ऐसे खाना बदोश ना रहें कि आज यहाँ कल वहाँ, घर बनाए भैया अपना, तो आश्रय का अधिकार आपका, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लोक विधि इसका मतलब होता है बच्चे, ये जो लोक मान्यताएं होती हैं, जब वो कानून का रूप धारण कर लें, लोक मान्यताएं जब कानून का रूप धारण कर लें, ये पाई जाते हैं आपके यूके में। ये जब लोक मान्यताएं कानून का धारण कर लें, ठीक है, लोक मान्यताएं या प्रथाएं, तो जब लोक मान्यताएं, प्रथाएं, रीतियां, रीतियां, ठीक है, समय के साथ परिष्कृत होकर कानून का रूप धारण कर लें, समय के साथ परिष्कृत होकर कानून का रूप धारण कर लें, होकर कानून का रूप धारण कर लें, उसको ही लोक विधि कहेंगे, लोक विधि। और ईश्वरी विधि का मतलब है जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कानून है बच्चे। जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां धार्मिक आधारों पर शासन चलाया जाता है, तो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जो आदर्श हैं, ठीक है बच्चे, जब वो कानूनों का रूप धारण कर लें, तो इसको हम लोग कहेंगे कि वह ईश्वरीय विधि है। वह क्या है? वह ईश्वरीय विधि है, वह ईश्वरीय विधि है वो। क्लियर है जी? तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे, और इसी के साथ, ठीक है, मैंने खुद लिख दिया है इसलिए मैंने तुम पे छोड़ा नहीं है। थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे बच्चे केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था के विभिन्न प्रकार, ठीक है, इसके बाद लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार और शासन की विभिन्न पद्धतियां, जैसे राजतंत्र, जैसे अधिनायक तंत्र, जैसे, ठीक है, आपका गणतंत्र, जैसे आपका लोकतंत्र, जैसे आपका जैसे आपका कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, शासन व्यवस्था के विभिन्न प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आधार, तो वो हम, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, कल मिलेंगे और बहुत मजा आएगा। कल भी शासन व्यवस्था, कल भी हमारा चलेगा, तो अभी एक दो दिन शासन व्यवस्था हमारा चलेगा, ठीक है, बहुत शानदार। चलो जी, थैंक यू सो मच।